Good morning, everyone. Welcome to Manu Law classes in the live session of daily news analysis. Today is 3rd of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to discuss various important events and current affairs which can be relevant for your various examinations. The first among them is Tamil cinema star Vijay. I think everybody watching this session is have a previous knowledge regarding his popularity. तमिल सिनेमा के जो स्टार हैं विजय, इन्होंने अभी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर दिया है. सो इट बिकम्स न्यूज. सो लेट्स हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग हिज पार्टी. Vijay, a prominent figure in Tamil cinema, he officially entered into politics by announcing his political party. अभी तक अनऑफिशियली वो कुछ स्टेटमेंट्स या ऐसे कुछ आते रहते थे, बट नाउ he is officially in politics and the name of his party would be तमिजगा वेत्री कजगम. ये उनकी पार्टी का नाम होने जा रहा है. तमिल की भलाई के लिए एक मूवमेंट की तरह उनका एक एसोसिएशन बोलते हैं. देखो, तमिजगा तमिल की भाषा में इसको बोलते हैं तमिलनाडु का. वेत्री का मतलब होता है भलाई के लिए, अच्छाई के लिए. कजगम का मीन्स होता है एसोसिएशन. तो तमिलनाडु के भले के लिए, उसमें रिफॉर्म्स के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक एसोसिएशन, ये उनकी पार्टी का क्या हुआ है, नाम उन्होंने अनाउंस किया है कि द नेम ऑफ द पार्टी विल बी ये. टेकिंग अ स्टांस अगेंस्ट, उन्होंने जो बात कही है कि भाई हम करप्शन और डिवाइसिवनेस की जो पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट में काम करेंगे और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 2026 के तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी और अभी हम लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेंट जो है नहीं बनेंगे. और उसके अलावा क्या है कि एज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड हाईली पेड स्टार्स हैं वो ऑलरेडी तमिलनाडु में, तो वो इस बार इस मींस स्टार्टिंग से ही फाउंडर प्रेसिडेंट रहने वाले हैं अपनी इस पार्टी के. और उन्होंने कंसर्न भी शो किया कि जो स्टेट के अंदर में सफरिंग्स हैं लोगों को लेकर के, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट चल रहा है, करप्शन हो रहा है, वहाँ पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो हमारी जो पार्टी होगी इन इश्यूज को लेकर के काम करेगी and we will deal with such kind of problems which are being faced by the people of Tamil Nadu. He highlighted the need for governance. उन्होंने कहा कि ऐसी गवर्नेंस होनी चाहिए जिसमें सेल्फलेस हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन ना हो, उसमें करप्शन फ्री हो, डिवॉइड ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस बाइस. मीन्स हम ऐसी पॉलिटिक्स का सपोर्ट करते हैं, उस पॉलिटिक्स को चाहते हैं जो सेल्फलेस हो, ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन ना हो उसमें, है कास्ट एंड रिलीजियस बाइसेस ना हो उसमें. मीन्स किसी भी कास्ट या किसी रिलीजन के अगेंस्ट में उसमें कोई हेट जैसा कुछ ना हो. देखो, इस पार्टी के उनके अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो पहले उनकी एक एसोसिएशन हुआ करती थी जिसका नाम था विजय मक्कल इयक्कम. उनके जो फैंस थे उन्होंने ये एक एसोसिएशन बनाई थी और एक्चुअल में ये एक मूवमेंट की तरह थी. इसका मीनिंग था, विजय मक्कल का मतलब होता है पीपल. तमिलनाडु में तमिल भाषा में मक्कल का मतलब होता है पीपल और इयक्कम का मतलब होता है मूवमेंट. तो ये मूवमेंट जो हुआ करती थी विजय पीपल्स मूवमेंट, ये उनके नाम से पहले से चल रही थी. हल्की फुल्की पॉलिटिकल चीजों में ये सब पार्टिसिपेट करते थे, बट नाउ ये जो इनकी एसोसिएशन है अब फुली किसमें कन्वर्ट हो गई, पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, तो ये रही आपके पास में न्यूज. पॉलिटिकल पार्टी किसकी है, कहाँ की है, इसका नेम क्या है और इसके बैकग्राउंड में किससे कन्वर्ट होके बनी है, तो विजय मक्कल इयक्कम से ये बनी है. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर. लोकसभा में एक मेंबर हैं DK सुरेश, कांग्रेस के मेंबर हैं और इन्होंने एक ऐसा बयान दिया था कि हम साउथ इंडिया को मींस एक अलग से कंट्री बना दिया जाएगा, या हम साउथ इंडिया को अलग से जो है एक कंट्री बनाने की डिमांड को जो है चाहते हैं. कुछ ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था. ठीक है, तो उसको लेकर के काफी घमासान है. यहाँ से कुछ पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देखो, यूनियन मिनिस्टर्स इन बोथ हाउसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने दोनों ही हाउसेस में, दोनों हाउस कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों ही हाउसेस में उन्होंने इस इश्यू को रेज किया और ये कहा कि हम डिमांड करते हैं अपोलॉजी की जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे, दोनों ही हाउसेस में. जो कि DK सुरेश ने जो ऐसा कहा है
कि देश में से एक सेपरेट नेशन बनाने की जो बात की है वो मीन्स नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट में है, उनको इसके लिए अपॉलोजी जो है मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखना कि इस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो ही इज प्रहलाद जोशी। उन्होंने लोकसभा में स्पीकर से कहा कि इस पर हम एथिक्स कमेटी को इसको देना चाहते हैं इस इशू को, और एथिक्स कमेटी इस पर क्या करे, जांच करे कि और इसके इनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो इस समय हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है, दैट इज ओम बिरला। तो एक फैक्ट आपके पास में यहाँ हो गया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद जोशी। और ऐसे जब भी कोई इशू आते हैं तो ऐसे इश्यूज को हम दे देते हैं किसको, पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी के लिए। अभी आपको पता ही होगा जो महुआ मोइत्रा जो थी, उनका भी केस इसी कमेटी को दिया था, और इन्होंने इंक्वायरी के बाद में ये कहा कि इनकी जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका ये मेंबरशिप इनकी खत्म कर दी जाए। ठीक है। और जो प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी को और आपके जो खड़गे हैं, ठीक है, जो कांग्रेस के चीफ हैं, इन सबको माफी मांगनी चाहिए कि आप देश में फूट डालने की या देश में टुकड़े करने की आप क्या कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, ऐसी डिमांड्स कर रहे हो। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का भी अपमान है, उनके संविधान का अपमान है कि आप देश में से फिर से एक देश बनाने की मांग कर रहे हो आप कंट्री से। पीयूष गोयल जी जो है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने राज्यसभा में ऐसा ही कुछ डिमांड किया। उन्होंने कहा कि ये डिवाइसिव और एन अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कांग्रेस के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसी जांच की बात होगी तो एक प्रिविलेज कमेटी को इसको दे करके इसकी इंक्वायरी करा ली जाए, ठीक है, अगर ऐसा आवश्यक है तो एक हमारे पास में ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब आपको यहाँ से क्या क्या पॉइंट देखने होंगे, देखो मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आप ये देख लेना कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेज हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, और जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो दोनों हाउसेज में होती है। पार्लियामेंट का इस समय स्पीकर कौन है, लोकसभा का, राज्यसभा के चेयरमैन हमारे यहाँ कौन है, उसके डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, ठीक है। इन बेसिक पॉइंट्स को आपको याद रख लेना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज। ये क्या है कि आईएएफ अभी करने वाली है इंडियन एयरफोर्स। ये एक एक्सरसाइज जो है करने वाले हैं जिसका नाम होगा एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। द इंडियन एयरफोर्स विल शोकेस इट्स कॉम्बैट एंड फायर पावर को शो करेगी, अपनी कैपेबिलिटीज को शो करेगी। किसमें, इस एक्सरसाइज वायु शक्ति में 2024 में। कहाँ होनी है ये एक्सरसाइज, ये पोखरण में होनी है। पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान में। ये पोखरण वही जगह है जहां पर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, ठीक है, ये वही है। तो वहीं पर हम अपनी ये करने जा रहे हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। अच्छी, और इसमें क्या क्या पॉइंट होंगे कि ये एकदम ऐसी होगी जैसे कि रियलिस्टिक सिचुएशन में, जैसे रियल वार सिचुएशंस में होते हैं। तो पहली बार ये हमारे जो इंडिया ने फ्रांस से परचेज किए थे राफेल फाइटर जेट्स, इनको भी वहां पर शोकेस किया जाएगा फर्स्ट टाइम। प्रचंड हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी शो किया जाएगा। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी शो किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम एक रियल वार सिचुएशन जैसी एक्सरसाइज होने जा रही है इंडिया में। इंडिया की एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं जिनका नाम है एपी सिंह, उन्होंने कहा कि हमारा इसका जो एम है क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन एयरफोर्स पावर, कि हमारी एयरफोर्स की जो पावर क्या है फुल स्पेक्ट्रम में, उसको हम शो करेंगे। और हमारा इसमें जॉइंट ऑपरेशन होगा कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स किस तरीके से ऑपरेशन अपना कर सकते हैं। देखो जब भी वॉर होते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि एयरफोर्स अकेली वहां पर जो है फाइट करे, या इंडियन आर्मी सिंगल हैंडेडली फाइट करे उसको। एक्चुअल में क्या होता है, जब वॉर होता है तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबको उसमें ऑपरेट करना होता है, सबको लड़ना होता है। ऐसी सिचुएशंस में कई बार प्रॉब्लम आती है कोऑपरेशन की, और उस कोऑपरेशन की पहले से ही प्रैक्टिस की जाती है कि ऐसा ना हो कि हम एयरफोर्स हमारी क्या कर रही है, मींस ऊपर से मिसाइल से अटैक कर रही है, ऊपर से बॉम्बार्डमेंट कर रही है, और नीचे हमारी आर्मी की जवान हो, अपने ही जवानों पर जो अटैक कहीं हो जाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए जो एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे वो आर्मी की हो, वो नेवी की हो, या एयरफोर्स की हो, ये एक्सरसाइज उन सारी सिचुएशंस को देखते हुए की जाती है।
इस बार इस एक्सरसाइज में दैट इज वायु शक्ति, इस एक्सरसाइज में 121 पार्टिसिपेटिंग एयरक्राफ्ट इसमें होने वाले हैं। तो 121 मींस बहुत बड़ी संख्या हो गई है ना। आईएफ की इसमें प्रिसीजन पर वो काम करेंगे कि कैसे हम एक पिन पॉइंट पर अपने अटैक्स को कर सकते हैं, पिन पॉइंट पर कैसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे जो लॉन्ग रेंज वेपन व्हीकल्स हैं, जो भी वेपन्स हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को भी हम क्या करेंगे, शो करेंगे। प्लस हम ये भी शो करेंगे कि हमारे जो इंडिजीनियस सिस्टम्स हैं, वेपन्स हैं, वो कितने अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि हमारा आकाश हो गया, समर हो गया है, कि कोई भी अगर इंडियन स्पेस में आकर के इंट्रूजन करता है, एंट्री करता है विदाउट परमिशन, तो उसको भी हम इंटरसेप्ट कर सकें और उस पर अटैक कर सकें। तो ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है इंडिया के इतिहास में। नाउ हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या नाम इसका? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना का मतलब है यहाँ पर सनलाइट को हम यहाँ पर इससे इंडिकेट कर रहे हैं, सनलाइट को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, तो आने वाले टाइम में ये स्कीम एक रिवॉल्यूशन का काम कर सकती है, एक क्रांति लेकर के आ सकती है पूरे इंडिया में। क्या है इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है, इनका ये इस बात पर काम कर रहे हैं कि ऐसे हाउस होल्ड्स बेसिकली जहां जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो पर मंथ 300 से कम है, तो उनके रूफ्स पर, उन मकानों की रूफ्स पर क्या लगेंगे, सोलर प्लांट्स लगेंगे। सोलर प्लांट लगाने की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें होगा कैसे? इसमें ये होने जा रहा है कि 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, सब्सिडाइज करेगी उसको, उस सोलर प्लांट में खर्च करने के लिए। सपोज करो 1 लाख रुपए में या 1 लाख रुपीज का उसमें खर्चा आ रहा है, तो उसमें से 60,000 दे देगी यूनियन गवर्नमेंट। अब बचे जो 40%, तो 40% जो खर्चा होगा, जो पीएसयूज होंगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उस पैसे को वो खर्च करेंगी। और उसके लिए भी वो क्या करेंगी, पीएसयू वो लेंगी लोन। बात समझ में आ गई? वो क्या लेंगी, लोन लेंगी बैंक्स वगैरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी छत पर अब सोलर प्लांट लगेगा तो 60% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा लिया, बाकी 40% को किसने जो है उठा लिया, पीएसयूज ने। वो कहीं से लोन लेंगी, अपने पास से पैसा लगाएंगी और आपकी छत पर क्या लगा करके देंगे, वो सोलर रूफटॉप प्लांट लगा करके देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा गजब की चीज हो गई। तो हाँ, अगर ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत तगड़ा इसमें क्या होने वाला है, मीन्स बड़े लेवल पर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोच कैसे रहने वाली है, अगर मैं आपके साथ में इसको डिस्कस करूं तो आइए थोड़ा सा पेज हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें होगा कैसे, देखो मान लीजिए कि आपकी उस पे रूफ पर इन्होंने एक सोलर प्लांट लगा दिया और इस सोलर प्लांट से मान लीजिए पर मंथ करीब 500 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और जो घर का मीन्स जिसकी छत पर लगा हुआ है वो 300 यूनिट तक क्या करेगा, फ्री में उसको क्या करेगा, यूज करेगा। 300 यूनिट को यूज कर लेगा, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर वो 300 से ऊपर यूज करता है तो उससे हो सकता है उससे कुछ रुपीज ले लिया जाए, उसका चार्ज ले लिया जाए। अब देखो मीन्स कंजम्पशन हो रहा है 300 का, लेकिन पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 500 यूनिट। तो बची हुई 200 यूनिट्स को जो कंपनी है वो क्या कर लेंगी, उसको यूज कर लेंगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड होगी, भाई जैसे वायर आते हैं ना, वायर, तो उसमें से घर को आप क्या कर देते हैं, वायर मीन्स उसको हाउस को कनेक्टिविटी दे करके आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। अब होगा क्या कि इसी छत पर सोलर प्लांट लगेगा, इसमें से जो ऑनर होगा वो सोलर प्लांट का मीन जिसकी छत पर होगा वो 300 के आसपास यूनिट कंज्यूम कर लेगा, एक्स्ट्रा लाइट को वो इसमें ट्रांसफर कर देंगे इस ग्रिड में। तो एक्चुअल में ये फिर क्या हो जाएगा, मैं आपके सामने इसको डिलीट कर देता हूँ, ये लो,
मीन्स अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी इसी की छत पर बन रही है, ये यहाँ पर यूज कर रहा है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को वापस बेच देंगे, और वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, दूसरों तक पहुंच जाएगी। तो ये बहुत गजब का आइडिया है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट अपने खुद के सोलर प्लांट लगाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, लैंड परचेज करनी पड़ती है ना। और वायरिंग, फिर ये जो वायर हैं, ये वायरिंग को पूरा कनेक्ट करके आप कहीं से लैंड कनेक्टिविटी जहाँ कहीं अपना प्लांट लगाओगे तो बहुत बड़ा खर्च आएगा, उसको लेकर के आते हैं। होगा क्या, जो घरों की छत है वो सारी की सारी यूज हो जाएंगी सोलर प्लांट्स के लिए, और जो लोग हैं वो फिर सोलर पावर को यूज करेंगे। सपोज करो आपके घर में क्या चलता है, हीटर। अब आप अपने घर में हीटर चला सकते हो अपने सोलर प्लांट के थ्रू, है ना। और बाकी एक्स्ट्रा बिजली है आप उसको बेच देंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें आगे चलकर के ऐसे भी कुछ सिस्टम आए कि आप अपना अगर सोलर प्लांट लगाएंगे और गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेचोगे तो उससे आप अर्न भी करोगे, ठीक है। बाकी जो डिटेल इसकी रूल्स रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सब अभी बाद में आने वाली हैं। फिलहाल का जो इनका सिस्टम है वो इस मॉडल पर चलने वाला है कि 60% इंस्टॉलेशन कॉस्ट गवर्नमेंट देगी और बची हुई 40% को लोन लेकर के वो सब करेंगे। इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो जिनके 300 यूनिट से मीन्स ज्यादा जिनकी यूनिट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं फंडिंग। अच्छा, तो 300 से कम वाले हैं वो तो हमने बता ही दिया। अब अगर जिसकी 300 से ज्यादा की मीन्स कंजम्पशन है, जिस हाउस होल्ड का, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये होगा कि 60% तो गवर्नमेंट देगी, लेकिन 40% जो पीएसयू वाला था, इस 40% को वो जो हाउस होल्ड है वो अपनी तरफ से खर्च करे। इसके लिए वो लोन ले ले बैंक से, ठीक है। तो ये भी होगा, और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो उसको बेच सकता है, तो अर्निंग का भी सोर्स उनके लिए हो जाएगा। स्कीम पेज बैक इन 7 से 8 ईयर्स में वो पे करना बैक करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सोल्ड बैक टू द ग्रिड। तो उस वायर्स में वापस बिजली को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क इसका ये रहने वाला है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट मीन जो अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनको एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में बनाया जाएगा, और वो इस सारी की सारी स्कीम को क्या करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी। अगर हम अभी इसकी बजट की बात करें तो बजट तो इस पर अभी बहुत बड़ा इन्होंने कोई नहीं बताया है, पर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स पर ये सोलर प्लांट्स लगने वाले हैं। और एक पर जो कॉस्ट आती है करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास की कॉस्ट आएगी। तो अंदाजा लगा रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की इस पर क्या आ सकती है, इनिशियल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी आ सकती है। इफ वी टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ रूफटॉप सोलर जो एडॉप्शन, तो भी 6.7 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनकी छतों पर ये सब लग चुका है। क्या लग चुका है, जो सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स हैं वो लग चुके हैं। अब देखो इससे और भी कुछ चीजें होने वाली हैं, अगर आप थोड़ा सा आइडिया इसको देखोगे। देखो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें से ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहाँ से बनती है, कोल बर्न होता है। कोल बर्न होता है जनरेटर्स में, सोलर प्लांट उसमें, पावर प्लांट्स में, ठीक है। तो कोल जब बर्न होता है तो उनसे होती है बहुत सारी CO2 और अदर गैसेस, ये एमिट करती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती है ना, एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ाती है, ठीक है। और बहुत बड़ा इन पर खर्चा भी आता है, और इनसे बहुत सारा वेस्ट निकलता है। जब कोल बर्न हो जाता है तो उससे राख वगैरह बहुत सारी चीजें निकलती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। भाई कोल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना, बहुत कुछ उसमें करना होता है। लेकिन अब सपोज करो कि अगर एवरी हाउस होल्ड के उसके पास में सोलर पावर प्लांट अगर लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे जो कोल बेस्ड जो सोलर मीन्स जो पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उन सबको हम धीरे धीरे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो हमारी जो एनर्जी होगी ऑल ओवर इंडिया वो कैसी हो जाएगी, ग्रीन एनर्जी हो जाएगी। और जो हम UNFCCC इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बड़े गर्व से कह पाएंगे कि पूरी दुनिया वालों देख लो कि इंडिया ने अपने यहाँ जो एनर्जी है उसको ग्रीन में कितनी तेजी से कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये जो PSUs का जो सिस्टम इसमें होने वाला है वो इसको और कैसे काम करने वाले हैं, कि ये क्या करेंगे। देखो इंडिया में अराउंड 80% घर ऐसे हैं जहां पर 300 यूनिट से कम यूनिट मींस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है।
अब जो इसमें जो एजेंसी बनाई जाएंगी कंपनी, ये क्या करेंगे, जो लोग हैं, घर हैं, उनके पास खुद जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आपकी छत पर सोलर पावर प्लांट हम लगा करके देंगे, आपको एक भी पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये खुद उसके घर पर जाएंगे, सोलर पावर का वहां पर ट्रांस मीन्स जो है उस पर जो है इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके घर को पावर कनेक्शन दे देंगे और एक्स्ट्रा लाइट के लिए जो ग्रिड है उससे कनेक्शन खुद से ही करके दे देंगे। अब सोचो, मीन्स किसी के घर पर ये जाएंगे मीन्स अब लोगों को एप्लीकेशन की, बैंक से लोन लेने की, है ना, और लोगों को रिश्वत देने की, करप्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज ये कंपनीज के लोग जो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये लोगों के पास खुद जाएंगे। और एक चीज और इसमें होगी कि अभी तक जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन्हीं की उसमें आता है ये जुरिस्डिक्शन में। लेकिन अब क्या होगा, ये जो पावर का पूरा सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अपने हाथ से क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो बड़े लेवल का प्रोग्राम ये होने वाला है इंडिया में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये एक रिवॉल्यूशन की तरह हम काम करने वाला है अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया तो। अब आप सोचिए कि आपके साथ प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगी कि साहब इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। किसी घर वाले को ये भी चिंता नहीं रहेगी कि बिजली वाले को हमें इतना बिल देना है, उतना बिल देना है ना। भाई आपकी छत पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, सोलर प्लांट लगाया, आपकी छत को वो यूज कर रहे हैं, उसके बदले में आपको 300 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बिजली बच रही है उसको वो ग्रिड में ट्रांसफर करके दे रहे हैं। तो आपका तो कुछ खर्चा नहीं आया, गवर्नमेंट को आपके लिए क्या मिल गई, जमीन मिल गई उनके सोलर प्लांट लगाने के लिए, है ना। प्लस गवर्नमेंट जो कोल वगैरह पर खर्च करती है, इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज की बेइज्जती होती है कि भाई आपके यहाँ बहुत ज्यादा कोल बर्न हो रहा है, आप ग्रीन एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च होगा यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाने में, उससे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और इसको कहाँ, इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं तो इसको बेचा जाएगा, फैक्ट्रीज को, दूसरे घरों को, उनको सबको ट्रांसफर होती रहेगी, तो वहां से जो उसको इलेक्ट्रिसिटी को सेल करेंगे वहां से गवर्नमेंट के पास में पैसा आ जाएगा। तो ये एक बड़ा बहुत अच्छा आइडिया आई थिंक ये लेकर के चल रहे हैं, और आई थिंक कि ये आइडिया बहुत अच्छे से सफल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। एक चीज और है, अभी जो रिसेंट में न्यूज है कि जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अभी कुछ चीजों पर जो सजेशंस अपने दिए हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द क्रिमिनल डिफेमेशन के प्रोविजंस है। रिसेंटली कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, लोगों की बदनामी के लिए, उस सब के लिए कई बार लोगों पर केस हो जाते हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई क्रिमिनल जो डिफेमेशन है इसको खत्म ही कर देना चाहिए, है ना। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि देखो, लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन हम क्रिमिनल डिफेमेशन के जो प्रोविजंस हैं उनको खत्म नहीं कर सकते, वी शुड कैरी ऑन दैम। तो रिटेनिंग की उन्होंने क्या किया है, सजेस्ट किया है कि वो प्रोविजंस हमको उसमें रखने चाहिए, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। हालांकि ये इस रिपोर्ट पर 2017 से क्या कर रहे थे, इस एस्पेक्ट पर स्टडी कर रहे थे। इन्होंने एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटेक्टिंग राइट टू रेपुटेशन। इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति की लाइफ का जो राइट है वो राइट टू रेपुटेशन में आता है, बिकॉज केवल जिंदगी जीने से ही काम नहीं चलता, व्यक्ति एक गरिमामयी, एक डिग्निटी वाली लाइफ, एक रेपुटेड लाइफ हर व्यक्ति डिजर्व करता है। तो लॉ कमीशन asserts that reputation derived from the Article 21 of the Constitution deserves safeguarding as a fundamental right। तो हमको जो आर्टिकल 21 है उसको सेव करना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, और क्या उन्होंने एक्नोलॉजिंग कंसर्न्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने कहा ठीक है, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। द पैनल ने, इस पैनल ने, लॉ कमीशन ने क्या कहा, एडवाइजेस कॉशन, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन किसी को गाली देने की, किसी को बदनाम करने की, वो सब नहीं होनी चाहिए। मीन्स ऐसी कोई भी स्पीच शुड बी डीम्ड इलीगल ओनली इफ इट कॉज टू सब्सटेंशियल हार्म दैट मटेरियलाइजेस। मीन्स ऐसा कोई हार्म अगर किसी व्यक्ति को होता है उसकी स्पीच से, तब उसको इलीगल हमको माना जाना चाहिए, जिसके कुछ ग्राउंड पर रियलिटी देखने को मिले। यूं ही छोटे छोटे मामलों के लिए किसी को हार्म नहीं किया जाना चाहिए, उनको मीन्स पनिश नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी कहा लॉ कमीशन ने कि अभी जो हम भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूजन कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विस का, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, इससे हमें बहुत सारी एडिशनल मेजर की तरह हमारा ये काम करेगा।
और इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा विक्टिम के इंटरेस्ट का और प्रिवेंट मिसयूज थ्रू द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन वगैरह के छोटे छोटे ऐसे जो क्राइम हो जाते हैं उनसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में उनसे भी हम बच जाएंगे। सपोज करो कि आपने क्या किया कि स्पिट किया, पब्लिक प्लेस पर आपने स्पिट कर दिया। सपोज करो उस समय आपको खांसी आ रही थी या आपको वोमिटिंग हो गई थी, ऐसा कोई भी मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन बन गई या आप आदत से ही खराब है, ठीक है, आदत से ही बेकार है आप, आपने क्या किया कहीं पर स्पिट कर दिया और किसी प्लेस को मेट्रो स्टेशन में कहीं किसी प्लेस को क्या कर दिया, गंदा कर दिया आपने वहां पर, ठीक है, आपको क्या कर दिया उन्होंने, दे दिया 1 मंथ की जेल टर्म दे दिया आपको, ठीक है। अब देखो 1 मंथ का जेल टर्म आपको देने के लिए क्या होगा, हो सकता है कि सबसे पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाए, अगर ऐसा कोई प्रोविजन होता है तो। फॉर एग्जांपल आपको अरेस्ट करने के लिए पहले कोर्ट में केस चला, कोर्ट में पहले से ही ओवरबर्डन है सबके सब, ठीक है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, पुलिस का जो काम होता है उसमें पैसा खर्च होता है, व्हीकल्स आपको ले जाएंगे जेल तक ले जाएंगे उसमें पैसा खर्च होगा, डीजल खर्च होगा, लोग को ड्यूटी पर लगेंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, आप अकेले तो नहीं होंगे ना ऐसे छोटे छोटे केसेस में, तो उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा, एफर्ट्स, एनर्जी, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कम्युनिटी सर्विस का इंक्लूजन अगर हो जाए, और होने वाला है भारतीय न्याय संहिता के थ्रू, तो उसमें क्या हो सकता है, आपने स्पिट किया, आप पर पनिशमेंट लगा दिया कि भाई आपने एक जगह स्पिट किया था, अभी ऑन द स्पॉट क्या करो, आप आ जाओ और ऐसे 10 स्पॉट्स को क्या कर दो, आपकी क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा, आपकी क्या कर दें, आपकी ड्यूटी लगा दी कि भाई आप रोड में 2 किलोमीटर के पूरे एरिया में आपको झाड़ू लगानी है, पूरा रोड साफ करना है। तो इंडिया में सोचो आप कि रोजाना ऐसे कम से कम 1 लाख केसेस तो बनते होंगे, एक मंथ में भी अगर बनते होंगे, ठीक है, और एक व्यक्ति मीन्स अगर हमारे पास 1 मंथ में 1 लाख पीपल छोटे छोटे क्राइम्स में पकड़े जा रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति से हम 1 किलोमीटर की सड़क को सफाई करवा लें, उससे क्लीन करवा लें, तो ऑल ओवर इंडिया हमने एवरी मंथ 1 लाख किलोमीटर की हम क्या करवा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं। तो इनको जेल ले जा करके वहां फ्री की दाल रोटी तो नहीं खिलानी पड़ेंगी, क्योंकि जो दाल रोटी वहां अंदर खाना तो देना पड़ता है, मेडिकल सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं, उस पर भी किसका पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट का। तो वह जेल में ले जा करके इनको मेहमान बनाने से अच्छा क्या है, इनको पकड़ो और क्या करवाओ, उनसे कम्युनिटी सर्विस करवाओ, कहीं पर रोड की क्लीनिंग करवा लो, कहीं नालियों को साफ करवा लो, किसी हॉस्पिटल की सफाई करवा लो, या ट्रैफिक पुलिस के साथ में इनको ड्यूटी लगा दो, ये लो भाई ट्रैफिक पुलिस के साथ में आप ड्यूटी करो, उनकी हेल्प करो, हो सकता है ना। तो इसी को हम कम्युनिटी सर्विस बोल रहे हैं। So guys, today we have discussed various important aspects and various important news, current events which can be relevant for examination, and they will also help you to uh, broaden your conceptual understanding regarding the social issues, political issues, legal issues. Okay, so we are going to end today's session in the hope that we will meet again in the next session. तब तक के लिए bye bye, take care, stay motivated.